Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are well. I have tried my best to make my lecture presentable, understandable and also easy for you. Now we are going to study last part of chapter homeostasis, that is thermoregulation in mammals and specifically in human. In this video we are going to study first part and second part will be in next video. So first of all, how thermoregulation take place in mammals. Mammals including man maintain करते हैं अपने body temperature को within the narrow range which is 36 to 38 degrees Celsius because they are endotherm. एंडोथर्म मीन ये प्रोड्यूस करते हैं ऑन बॉडी हीट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के दौरान हीट एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है और ड्यू टू एंडोथर्मी बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हाई मेटाबॉलिक रेट. बर्ड्स एंड मैमल्स का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इसी वजह से ये ऑन बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं. सेकेंडली, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक. चाहे बाहर जिस तरह की भी कंडीशन मौजूद हो, इन्हें ऑल द टाइम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑल द टाइम मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रखता है. तो मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रखने के लिए इनको ऑल द टाइम राउंड द क्लॉक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि ये मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रख सकें. इसके साथ साथ ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप है. वाइडर डाइवर्सिटी पाई जाती है इनके अंदर बिकॉज दे हैव ग्रेटर एबिलिटी फॉर एडॉप्टेशन. इनके अंदर एडॉप्टेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. इस वजह से ये इस ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल नज़र आएंगे और इस डाइवर्सिटी की रीज़न क्या है कि इनके अंदर एडॉप्टेशन की एबिलिटी ग्रेटर होती है. नेक्स्ट, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल रीजन ऑफ अर्थ. अर्थ के हर हिस्से में मौजूद होते हैं. हर तरह के इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये मिलेंगे बिकॉज दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. तो इस वजह से ऑल द इन्वायरमेंट जो है इनके अंदर आपको बर्ड्स एंड मैमल नजर आएंगे. तो मैमल्स एंड बर्ड्स जो हैं एंडोथर्म हैं, जिसकी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटाबॉलिक हीट. मेटाबॉलिक हीट क्या है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हीट एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है. इसके साथ साथ ना सिर्फ ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं बल्कि ये इस हीट को रेगुलेट भी करते हैं बाय एक्सचेंजिंग हीट विद इन्वायरमेंट. किस तरह से एक्सचेंज करते हैं कि समटाइम ये हीट गेन करते हैं एंड समटाइम ये क्या करते हैं? हीट लॉस भी करते हैं. तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये हीट गेन करेंगे और वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें ये हीट लॉस करेंगे? ये डिपेंड करता है बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज इन कोल्ड टेम्परेचर बाय एंडोथर्मी. अगर बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कोल्ड है तो देन मैमल्स किस तरह से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे. अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कोल्ड है इट मीन कि बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा. अब बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप होने से रोकने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हीट को कंजर्व करना पड़ेगा, हीट लॉस को रोकना पड़ेगा. एंड सेकंड मैकेनिज्म क्या होगा कि बॉडी को दोबारा से ओरिजिनल टेम्परेचर पे लाने के लिए हीट प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी. सो दो तरह के मैकेनिज्म जो हैं एक्ट करेंगे. एक हीट प्रोडक्शन कर रहा होगा एंड सेकंड किस तरह से एक्ट कर रहा होगा? हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहा होगा. तो इन मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हीट प्रोडक्शन के लिए जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है हम वो स्टडी करेंगे जिसमें आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. सेकंड इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन. एंड थर्ड वन इज ब्राउन फैट. ये वो मैकेनिज्म हैं या स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी मदद से कोल्ड टेम्परेचर के अंदर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट प्रोडक्शन की जाती है. एंड सेकेंड थिंग जो हमने बात की वो है हीट लॉस को प्रिवेंट करना. तो हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, उनमें सबसे पहले आता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, सेकेंड इज इंसुलेटर एंड थर्ड इज फैट बीनीथ द स्किन एज इंसुलेटर. वन बाय वन हम इन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे ये किस तरह से एक्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर के अंदर थर्मोरेगुलेशन के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. शिवरिंग को शडरिंग भी कहते हैं. शिवरिंग मीन बॉडी के मसल्स स्पेशली स्केलेटल मसल्स जो हैं ये शेकिंग स्टार्ट कर देते हैं. ये शेकिंग स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं और ये रिजल्ट होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट. ठीक है, तो शिवरिंग क्या है कि इंक्रीज ऑफ हीट प्रोडक्शन. जब इंक्रीज ऑफ मसल कंट्रैक्शन से हो रहा हो, मीन हीट प्रोडक्शन किस तरह हो रही है? बाय इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन. मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, स्पेशली स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और उनकी कंट्रैक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट. तो इस मूवमेंट को हम शिवरिंग कहते हैं और इसके दौरान हीट प्रोड्यूस होती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? थर्मोजेनेसिस. सो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय इंक्रीज कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स. ठीक है,
तो जब भी बाहर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा, कोल्ड होगा, तो कोल्ड की वजह से शिवरिंग इंड्यूस होगी और इन टर्न स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट करेंगे और हीट प्रोडक्शन होगी। सेकेंड इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक है मसल्स, मसल जब कंट्रैक्ट किए तो शिवरिंग हुई और उस दौरान हीट प्रोडक्शन हुई। सेकेंड इफेक्टर्स होते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा होगा तो ड्रॉप इन टेम्परेचर को रोकने के लिए हार्मोन्स हीट प्रोडक्शन को ट्रिगर करेंगे। हार्मोन्स किस तरह से हीट प्रोडक्शन ट्रिगर करेंगे कि ये मेटाबॉलिक हीट को इंक्रीज करेंगे, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हीट प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर स्केलेटल मसल इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं हीट प्रोडक्शन को, इसे हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। हार्मोन्स में हम स्पेसिफिकली रोल पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन का, इसके अलावा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी थर्मो रेगुलेशन के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होते हैं। थायराइड हार्मोन की बात करें तो जब थायराइड हार्मोन स्पेशली T3 and T4 की अगर हम बात करें तो जब ये रिलीज होते हैं, बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर कोल्ड हुआ, हार्मोन्स रिलीज होंगे T3 और T4, तो ये एक्ट करते हैं सेल के ऊपर और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। मीन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इंक्रीज करेंगे। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इंक्रीज होगा तो ना सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होगी बल्कि साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो जब हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हो रही हो, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज किया जाए ताकि हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्राउन फैट। ब्राउन फैट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड हैं रैपिड हीट प्रोडक्शन के लिए। ब्राउन फैट और वाइट फैट में क्या डिफरेंस है? वाइट फैट की अगर हम बात करें तो ये वाइट एडिपोज टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं और इन फैट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में होती हैं। ये ग्लोब्यूल जो है बाकी सारे सेल कंपोनेंट को किसकी तरफ पुश कर देता है? पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। तो जिन सेल्स के अंदर, जिन टिश्यूज के अंदर वाइट फैट मौजूद होती है वो एक लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में होगी, एक बड़ा सा ड्रॉपलेट होगा जिसकी वजह से बाकी कंपोनेंट पेरिफेरी की तरफ होंगे। लेकिन ब्राउन फैट की जब अगर बात करें तो ब्राउन फैट ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में मौजूद होती है और ये रिलेटिवली स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं। इसके साथ साथ ये लोकलाइज्ड होते हैं, सेल के एक स्पेसिफिक पोर्शन में मौजूद होते हैं। ब्राउन फैट हैं स्पेसिफाइड हैं ये हीट प्रोडक्शन के लिए। किस तरह से ये हीट प्रोड्यूस करते हैं कि वो सेल जिनके अंदर ब्राउन फैट मौजूद होते हैं या ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वाइट एडिपोज टिश्यूज की निस्बत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ये एक प्रोटीन UCP1 के ज़रिए हीट प्रोडक्शन करते हैं। UCP1 क्या है? UCP1 एक थर्मोजन है। थर्मोजन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? थर्मोजन वो प्रोटीन है जो जब एक्टिवेट होती हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को शिफ्ट कर देती हैं टुवर्ड हीट प्रोडक्शन। इस केस में अब माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हीट ATP प्रोडक्शन की बजाय हीट प्रोडक्शन होगी। तो ये किसका फंक्शन है? ब्राउन फैट का। और स्पेशली ब्राउन फैट कब एक्टिवेट होते हैं? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा हो। नेक्स्ट इज वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म किस लिए यूज होता है? हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड कंडीशन जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज होती है वो है प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। तो हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। किस तरह से कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, मेनली अगर हम हीट की बात करें तो हीट ज़्यादा लूज होती है जब बाहर कोल्ड हो, क्योंकि बाहर कोल्ड है, बाहर टेम्परेचर कम है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी, तो आपके बॉडी से हीट लूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन कोल्ड बॉडी लूजेज मोर हीट देन इट इज़ प्रोड्यूसिंग। तो हमने क्या करना है? बॉडी के अंदर से हीट लॉस को रोकना है, बाहर के एनवायरनमेंट में हीट लॉस ना हो बॉडी से। इसको रोकने के लिए बॉडी क्या करती है कि स्किन के अंदर जो कैपिलरीज मौजूद हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाता है। जो कैपिलरीज स्किन के अंदर मौजूद हैं उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट होगा? इससे रिड्यूस हो जाएगा ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। जो ब्लड फ्लो कर रहा है उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो स्किन में मौजूद हैं, अब वहाँ पे कम ब्लड फ्लो करेगा क्योंकि नैरो डाउन हो चुकी हैं कैपिलरीज, उनका साइज या वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से ब्लड फ्लो का रेट कम है, कम ब्लड जाएगा स्किन की तरफ, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि इन टर्न हीट लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे। इसको हम फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर बाहर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो इसके नतीजे में क्या होगा? जो भी ब्लड कैपिलरीज स्किन के अंदर मौजूद हैं इनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा।
जब ये कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट होंगी तो इन टर्न हीट लॉस होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कम ब्लड फ्लो करेगा इनके अंदर। जितना कम ब्लड फ्लो करेगा इतना हीट रिटेन रहेगी बॉडी के अंदर और कम लूज होगी। सो दिस इज कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन। और अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे के अंदर बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो आर्म्स एंड लेग्स हैं इनके अंदर लोअर होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल ट्रंक। ट्रंक के अंदर बेसिकली वाइटल ऑर्गन मौजूद होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम है मेनली ट्रंक के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो इस वजह से ड्यूरिंग कोल्ड इन्वायरमेंट हमारी बॉडी का टेम्परेचर ट्रंक रीजन में ज़्यादा होता है, लेकिन आर्म्स एंड लेग्स के अंदर कम होता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट हीट लॉस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? लैंड मैमल्स की बात करें तो लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं कोल्ड को बाय रेजिंग देयर फर। ठीक है, ये फर को रेज करते हैं और फर को रेज करने के बाद ये ट्रैप कर लेते हैं थिक लेयर ऑफ स्टिल वार्म एयर। जो स्टिल वार्म एयर है उसकी एक थिक लेयर को ये अपनी फर के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और एयर एक गुड इंसुलेटर है, जब ये ट्रैप हो जाएगी तो ये बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप होने से रोकेगी, इंटरनल हीट को लॉस होने से बचाएगी। तो ये एयर एज इंसुलेटर एक्ट करती है बिटवीन द स्किन एंड बॉडी। ठीक है, और इस तरह से ये हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हमने बर्ड के अंदर भी स्टडी किया था कि बर्ड क्या करते हैं, फ्लफिंग कर लेते हैं, फीदर्स को फ्लफ करते हैं, जिसकी वजह से ये एयर ट्रैप कर लेते हैं और इस तरह ये अपने बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप होने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज फैट बीनीथ द स्किन आल्सो एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन मोस्टली रिलाई करते हैं फैट के ऊपर जो बीनीथ द स्किन मौजूद होती है, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, जिसमें मेनली फैट सेल्स होते हैं और ये हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं, इंसुलेटर का फंक्शन करते हैं। इसी तरह मैरीन मैमल्स की बात करें तो वेल्स एंड सील्स जो हैं मेनली कोल्डर वाटर के अंदर रहते हैं। यहाँ पे कोल्डर वाटर में रहने की वजह से इनकी बॉडी से हीट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इनकी बॉडी में भी एडिपोज टिश्यूज़ की तरह ही एक थिक लेयर मौजूद होती है, इंसुलेटिंग फैट लेयर मौजूद होती है, जिसे हम ब्लबर कहते हैं। और ब्लबर जो है इनको प्रिवेंट करती है हीट लॉस से, इंटरनल हीट को लॉस होने से बचाती है। जहाँ पे ये आपको दिखाई गई है, ये एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर है, थिक लेयर, जो वेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है जस्ट बीनीथ द स्किन, इसको हम ब्लबर कहते हैं। इसी तरह ये सील्स के अंदर भी मौजूद होती है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज इन वार्म टेम्परेचर बाय एंडोथर्मी। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज या मैकेनिज्म होंगे जो एक्ट करेंगे जब बाहर का टेम्परेचर वार्म होगा? तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वार्म है, मीन बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बॉडी खुद भी हीट प्रोडक्शन कर रही है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी हीट की। अब बॉडी को क्या करना है? एक तो हीट को लूज करना है, एक्स्ट्रा हीट को लूज करना है और साथ में कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करने हैं। तो बॉडी दो तरह से फंक्शन करेगी, हीट लॉस करेगी और साथ में कूलिंग मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट करेगी। तो इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है वेजो डायलेशन, सेकेंड इज लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन, थर्ड इज स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी एंड एवेपोरेटिव कूलिंग, fourth one is painting and fifth is saliva and urine. So first of all vasodilation. vasodilation क्या है? ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना या ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। ये किस पर्पस के लिए होगा कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी बॉडी चाहती है कि एक्स्ट्रा हीट को रिलीज करे, उसको आउटसाइड इन्वायरमेंट में लूज करे। तो इसके लिए ये क्या करती है कि स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी स्किन कैपिलरीज को डायलेट कर देगी, उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगी। जब डायलेट हो जाएंगी स्किन कैपिलरीज तो इन टर्न मोर ब्लड फ्लो करेगा स्किन के अंदर, और स्किन के अंदर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा हीट लॉस, इन टर्न रेडिएशन और एवेपोरेशन का चांस भी ज़्यादा होगा, हीट लॉस भी ज़्यादा होगा और रेडिएशन एंड एवेपोरेटिव कूलिंग भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम एग्जांपल में इसमें फिगर में देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर वार्म है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में बॉडी क्या करती है? स्किन के अंदर मौजूद ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देती है। जब ये डायलेट हो जाएंगी, इनका डायमीटर इंक्रीज करेगा तो इन टर्न मोर ब्लड फ्लो करेगा इनके अंदर। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा हीट लॉस होने के चांसेस भी इतने ही ज़्यादा होंगे और रेडिएशन और कन्वेक्शन से ज़्यादा हीट लूज होगी।
नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। मेरीन एनिमल्स की बात करें, स्पेशली मैमल्स, ये डिस्पोज ऑफ करते हैं एक्स्ट्रा हीट को इन वार्म सी। और ये किस तरह से करते हैं? बाहर भी वार्म सी है और ये भी हीट लूज कर रहे हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल होता है? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन देयर स्किन। तो स्किन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और यही ब्लड वेसल जब डायलेट की जाती हैं, तो डायलेशन होगी जब इनकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर लूज हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो स्किन है इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, तो इस तरह से ये भी ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन के तौर पे एक्ट करती है, बिकॉज इससे हीट लूज हो रही है और हीट एक्सचेंज भी हो रहा है, तो इस वजह से हम स्किन को ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज पेंटिंग। पेंटिंग का जो मैकेनिज्म है मेनली ये डॉग्स के अंदर और कार्निवर्स के अंदर यूज होता है। दिस इज द एवापोरेटिव कूलिंग थ्रू द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। डॉग के अंदर क्या होता है कि ये टंग को और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यूज करते हैं टू लोअर डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये एवापोरेटिव कूलिंग किसके थ्रू कर रहे होते हैं? टंग के थ्रू और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। किस तरह से? कि ये वार्म एयर को रिलीज करते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर। तो बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते हैं? ये वार्म एयर एक्सपायर करेंगे जिसकी वजह से इनके बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। नेक्स्ट इज स्लाइवा एंड यूरिन। स्लाइवा एंड यूरिन की बात करें तो बैट्स स्लाइवा यूज करती हैं जिससे ये लोअर करती हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, और यूरिन भी एवापोरेटिव कूलिंग के लिए यूज होता है मैमल्स के अंदर। मीन अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इस हीट को अलॉन्ग विद यूरिन भी रिलीज किया जा सकता है। यूरिन का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जब वो बॉडी से बाहर जाएगा तो इसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी लोअर डाउन हो सकता है। तो एवापोरेटिव कूलिंग के लिए स्लाइवा एंड यूरिन भी फंक्शन करते हैं। Thank you so much, students.